मॉर्निंग एवरीवन। प्यारे बच्चों, कक्षा 10th में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स सभी के लिए आज की जो हमारी कक्षा में हम इम्पोर्टेंटली जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं या जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक को समझने से पहले आपको ये जानना होगा, चैप्टर को समझने से पहले हम उसके डिवाइडेशन और उसके पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। कितने पार्ट में, कितने हिस्सों में, कितने डिवीजन में ये चैप्टर बटा हुआ है और इनमें से कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो बोर्ड से संबंधित होते हैं, जो बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं और उसमें जो टॉपिक जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिनके बारे में हम बातें करेंगे, उन टॉपिक में कौन कौन से ऐसे बिंदु बन जाते हैं जहां पर सवाल जो बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं, उनके बारे में भी हम साथ साथ चर्चा करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार चैप्टर के सबसे पहले मार्किंग को समझा जाता है और मार्किंग के बाद उसके बाद उसको इस चीज में देखना पड़ता है कि मार्किंग किस अकॉर्डिंग हम उसको क्लियर कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो चैप्टर फर्स्ट है, जिसमें दो अलग अलग डिवीजन है, दो अलग अलग पार्ट है। पहला पार्ट जिसको भोजन के साथ रखा गया है और दूसरा पार्ट जिसको मानव स्वास्थ्य यानी ह्यूमन हेल्थ के साथ रखा गया है। दो अलग अलग पार्ट के आधार पर इस चैप्टर को बनाया गया है। कुल इसकी जो मार्किंग होती है वो 4 नंबर की यानी 4 नंबर की होती है। 4 नंबर का बोर्ड में इससे संबंधित क्वेश्चन, इससे संबंधित पार्ट या इससे संबंधित जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसमें छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं और बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं। यानी आप सिंगल नंबर वाले क्वेश्चंस की भी बात कर सकते हैं और डबल मार्किंग वाले क्वेश्चंस की भी बात कर सकते हैं। भोजन की यदि मैं बात करूं तो इससे संबंधित हमें यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इनसे संबंधित टॉपिक में हम पोषण के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम संतुलित भोजन की बात करेंगे। संतुलित भोजन के बाद हम लोग प्यारे बच्चों असंतुलित भोजन की बात करेंगे। असंतुलित भोजन पढ़ने के बाद हम लोग कुपोषण की बात करेंगे। कुपोषण में हम कई प्रकार के डिवीजनों पर चर्चा करेंगे, कई प्रकार के पार्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे। कौन कौन से पार्ट पर चर्चा करेंगे? तो यहाँ कुपोषण में हम लोग बात करेंगे विटामिन कुपोषण और उनसे संबंधित होने वाले रोगों के बारे में। कौन कौन से विटामिन कुपोषण होते हैं, विटामिन के कौन से विटामिन की कमी से किस प्रकार का रोग हो जाता है, उसके लक्षण क्या है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। विटामिन के बाद हम लोग बात करेंगे प्रोटीन की। प्रोटीन के बाद हम लोग बात करेंगे खनिज तत्व की, या मैं खनिज लवण बोल देता हूं। इस आधार पर हम 3 प्रकार के कुपोषण की स्थिति में हम 3 प्रकार के कुपोषण की बात करेंगे जो आपके इस टॉपिक से रिलेटेड है, भोजन वाले टॉपिक से रिलेटेड है, जिसमें हम विटामिन कुपोषण की बात करेंगे, प्रोटीन कुपोषण की बात करेंगे और हम बात करेंगे खनिज लवण कुपोषण की। यहाँ हम ये भी पता करेंगे कि ये विटामिन कुपोषण किस प्रकार के विटामिन के कारण कौन से रोग और कौन से लक्षण, प्रोटीन के कारण कौन सा रोग हो जाता है, और खनिज लवण जो है ये कौन कौन से प्राप्ति इसके स्रोत है। और प्राप्ति स्रोत होने के साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ ये खनिज तत्व यदि हमारे भोजन के साथ हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर रहे हैं तो कौन कौन सी स्थितियां या किस प्रकार के लक्षण हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ तक की जो बातें हम लोग करेंगे ये केवल और केवल हम बात करेंगे भोजन के बारे में। भोजन के बारे में इतनी बातें करने के बाद फिर हम शुरुआत करेंगे मानव स्वास्थ्य की। तो यहाँ 2 नंबर का जो पार्ट आता है वो इस भाग में से बनता है। इसमें से 2 नंबर के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले। अब हम सबसे पहले पोषण से शुरुआत करते हैं और इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये 2 नंबर हमारे हाथ में कैसे आ जाएं, हम किस प्रकार इन 2 नंबर को अपने हाथ में ले लें और ये 2 नंबर हमसे छूटे नहीं। हम सबसे पहले इसकी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हैं पोषण जो है वो भोजन के अंतर्ग्रहण के से लेकर शरीर द्वारा उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। मानव के द्वारा
शरीर की सामान्य समस्त प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करवाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार आपके शरीर में श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, परिसंचरण और विभिन्न प्रकार की ऐसी क्रियाएं जो जीव की जैविक क्रियाओं को संपन्न करने में कार्यरत होती है, वो सारी की सारी क्रियाएं जो हमारे शरीर में संपन्न होती है, उनके लिए हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। अब हम भोजन को किस प्रकार ग्रहण करते हैं? अलग अलग प्रकार के जीव अलग अलग प्रकार की विधियों के माध्यम से भोजन का ग्रहण करते हैं, भोजन को अंतर्ग्रहित करते हैं। जैसे एक कोशिकीय अगर मैं जीवों की बात करूं, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूं ताकि वो आपको इस तरीके से भी काम में आती रहे कि किस प्रकार अलग अलग प्रकार के जीवों में पोषण की क्रिया संपन्न होती है। अगर मैं एक कोशिकीय जीवों की बात करूं, चाहे आप अमीबा का उदाहरण लीजिए, प्लाज्मोडियम का उदाहरण ले लीजिए, इन प्रकार के जीवों में अगर मैं अमीबा की बात करूं तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है और भोजन को ग्रहण करने के लिए उनमें किसी प्रकार के अंग उपस्थित नहीं होता और उनमें जो भोजन ग्रहण होता है वो आप ये मान लीजिए कि एक रिक्तिकाओं के द्वारा शरीर में प्रवेश करवाया जाता है। अगर मैं अमीबा की बात करूं तो अमीबा में भोजन के लिए किसी प्रकार का अंग तंत्र उपस्थित नहीं होता, न गमन के लिए होता है, न पाचन के लिए होता है, न भोजन के अंतःग्रहण के लिए होता है, न परिसंचरण के लिए होता है, क्योंकि एक ही कोशिकीय जीव है और समस्त प्रकार की क्रियाएं उस एक कोशिका के द्वारा ही संपन्न होती है। लेकिन यदि मैं मानव की बात करूं, मानव की बात करूं तो मानव में पोषण की क्रिया कैसे संपन्न होती है? तो सबसे पहले मैं पोषण की परिभाषा आपके सामने रख देता हूं, उसके बाद हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पोषण की यदि मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों बात करते हैं पोषण की। ध्यान दीजिएगा आप लोग, भोजन का अंतःग्रहण तथा शरीर द्वारा इसका उपयोग भोजन का अंतःग्रहण तथा शरीर द्वारा इसका उपयोग की क्रिया पोषण कहलाती है। बच्चों यहां समझने वाली बात क्या है? क्या पोषण के रूप में आप भोजन को ग्रहण कर रहे हैं तो भोजन का आपने अंतःग्रहण भी कर लिया, और शरीर क्या कर रहा है? जिसको आपने अंतःग्रहित किया है उसका उपयोग कर रहा है। जब ये भोजन के रूप में आपके शरीर में प्रवेश करने वाले पदार्थ आपके शरीर के द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं, तब आपके शरीर को क्या प्राप्त होता है? पोषण प्राप्त होता है। कभी कभी कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात ये भी आ जाती है, क्या किसी भी प्रकार के पदार्थ को जब हम अंतर्ग्रहित कर लेते हैं क्या वो भी हमारे शरीर में पोषण दे रहा है? नहीं। मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल इसके लिए सुटेबल कर रखे हैं। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो कभी कभी ऐसे भोज्य पदार्थों को भी ग्रहण कर लेता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते ही नहीं है। एग्जाम्पल स्वरूप अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने छोटे बच्चों को देखा होगा, कभी कभी मिट्टी खा लेते हैं, चूना खा लेते हैं। क्या ऐसी चीजें खाने से हमारे शरीर में पोषण प्राप्त होता है? नहीं। शरीर के लिए जो आवश्यक घटक है, जो भोजन के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश करने चाहिए, उन्हीं आवश्यक घटकों के माध्यम से हमारे शरीर को पोषण प्राप्त होता है। कौन कौन से ऐसे घटक है जो भोजन के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं? तो 6 अलग अलग प्रकार के घटकों की मैं बात कर लेता हूं, जिसमें आप बात कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट की, आप बात कर सकते हैं वसा की, आप बात कर सकते हैं प्रोटीन की, आप बात कर सकते हैं विटामिन की, आप बात कर सकते हैं खनिज तत्व की, और आप बात कर सकते हैं कौन कौन से हो गए? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज तत्व। आप बात कर सकते हैं जल की। इसके अलावा रुक्षांश रेशों की भी मैं बात कर सकता हूं, उनकी भी मैं बात कर सकता हूं जो हमें
विभिन्न प्रकार के ऐसे पादप जिनमें सेल्यूलोज की मात्रा अधिकाधिक होती है, उनके माध्यम से हमें प्राप्त होता है। हालांकि मैं उनकी भी बात कर सकता हूँ, लेकिन हम 6 इन प्रमुख घटकों की बात कर लेते हैं। ये जो 6 घटक आपके सामने उपस्थित है, ये 6 घटक हमारे शरीर में किस माध्यम से पहुंचते हैं? ये 6 घटक हमारे शरीर में भोजन के माध्यम से पहुंचते हैं। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन का अंतः ग्रहण करते हैं, तो भोजन के अंतः ग्रहण के साथ यह घटक जो है, भोजन के घटक जो है, वो मानव के शरीर में प्रवेश करते हैं। मानव शरीर में प्रवेश करने के पश्चात हमारे शरीर में ये क्या, हमारे शरीर को यह पोषण प्रदान करते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऊर्जा प्रदान करने के आधार पर ही, या ऊर्जा प्रदान हमारे शरीर को करते हैं, इसी आधार पर हमारा शरीर सामान्य स्वस्थ रहता है, शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। अब बच्चों, पोषण की जब बात आ जाती है, तो पोषण के बाद हम सबसे पहले बात करते हैं कि पोषण, जैसे हमने बात कर ली, क्या हमारे शरीर में जो भोजन प्रवेश करता है, जिसमें सभी प्रकार के घटक उपस्थित होते हैं, क्या हर समय हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, या कभी भी हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, उनमें ये सभी प्रकार के ही घटक प्रवेश कर जाते हैं? नहीं, कभी कभी सभी प्रकार के घटक भी हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते। ऐसी परिस्थिति हो जाती है तो कभी कभी हमारे शरीर रोगकारी हो जाता है। इसलिए भोजन के जो स्वरूप है, उसको दो अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। ऐसा भोजन जिसमें सभी प्रकार के घटक उपस्थित होते हैं, उसको संतुलित आहार कहा जाता है, और ऐसा भोजन जिसमें सभी प्रकार के घटक उपस्थित नहीं होते, उसको असंतुलित आहार कहा जाता है। अब मैं संतुलित आहार और असंतुलित आहार दोनों के बारे में आपसे चर्चा करता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं संतुलित आहार की। संतुलित आहार क्या होता है, उसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करता हूं, और उसके साथ साथ मैं ये भी चर्चा करता हूं कि असंतुलित आहार किसे कहा जाता है। तो संतुलित आहार की भी मैं बात करता हूं और असंतुलित आहार की भी मैं बात करता हूं। सबसे पहले संतुलित आहार या संतुलित भोजन की मैं आपसे बात कर लेता हूं। संतुलित आहार की बात करूं, आहार या भोजन एक ही बात है बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। संतुलित आहार की अगर मैं बात कर लूं, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, परिभाषात्मक बात करता हूं पहले, ऐसा आहार या भोजन लिख देता हूं जिसमें भोजन के सभी घटक कौन कौन से, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, जल, लिख देता हूं मैं सभी घटक। जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज तत्व, जल। तो ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी घटक, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, जल आदि उचित मात्रा व उचित अनुपात में उपस्थित हो, उचित मात्रा हो और उचित अनुपात में उपस्थित हो, संतुलित भोजन कहलाता है। संतुलित भोजन कहलाता है। संतुलित भोजन जो कहलाता है बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, संतुलित भोजन को आप अंग्रेजी भाषा में बैलेंस फूड कह लो। संतुलित का मतलब आप बैलेंस कह लो, आहार का मतलब आप फूड कह लो, भोजन कह लो। तो हमारे पास भोजन अगर ऐसा हो जिसमें ये सभी घटक कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, खनिज तत्व हो, जल हो,
रुक्षांश रेशे जो कि हमारे पाचन तंत्र को सामान्य रूप में संतुलित रखने का काम करता है, वो भी हमारे पाचन तंत्र में जो एक्स्ट्रा जल होता है उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है और ऐसे आमाशय में पाचन तंत्र की क्रिया को बिल्कुल सरल और साधारण रूप में रखने की कोशिश करता है। तो रुक्षांश रेशा भी अपना एक कार्य करता है। खैर, उचित मात्रा और उचित अनुपात, ये जो दो शब्द हैं, ये संतुलित भोजन को संतुलित बनाने का काम करते हैं। जितनी आवश्यकता हो उतना ही, उससे ना अधिक ना कम, उस उचित मात्रा, उस उचित अनुपात के आधार पर ही आप जो भोजन ग्रहण करते हैं उसे संतुलित भोजन कहा जाता है। तो संतुलित भोजन किसे कहते हैं? ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी घटक उचित मात्रा में व उचित अनुपात में उपस्थित हो, संतुलित भोजन कहलाता है। ऐसे भोजन को संतुलित आहार, बैलेंस फूड या संतुलित भोजन कहा जाता है। संतुलित भोजन के बाद मैं बात करता हूँ असंतुलित भोजन के। साथ साथ आपको इसकी क्रियाविधि पता चल रहा है। असंतुलित भोजन की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों। असंतुलित आहार लिख देता हूँ, भोजन अगर आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, कहीं ऊपर आहार लिख दिया नीचे भोजन लिख दिया, तो दोनों शब्द लिख देता हूँ। यहाँ हमने 4 नंबर का चैप्टर किसी भी हालत में आज की इस टॉपिक में क्लियर करना है और 4 नंबर आपके मुट्ठी में होने चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, कौन से 2 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पोषण के बारे में हमने चर्चा की है, संतुलित भोजन के बारे में हमने चर्चा की है। अब मैं असंतुलित भोजन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। असंतुलित भोजन किसे कहते हैं? ऊपर वाली जो परिभाषा है इसमें कुछ छोटा सा चेंज हमें करना है। छोटा सा चेंज करके हम इस संतुलित भोजन को असंतुलित भोजन में चेंज कर सकते हैं। बस एक छोटा सा चेंज करना है। देखिए चेंज क्या करना है। ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी घटक नहीं लिखेंगे, कोई एक भोजन का लिख देता हूं यहां पर, भोजन का कोई एक या एक से अधिक घटक कोई ऐसा भोजन जिसमें भोजन का कोई एक या एक से अधिक घटक अनुपस्थित हो कितने समय के लिए? क्या एक दिन में ही? एक दिन में ही कुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी? नहीं, अनुपस्थित हो लंबे समय तक। तो इसके कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति जो है, उत्पन्न होने वाली स्थिति क्या कहलाती है? या ऐसा भोजन को उत्पन्न होने वाली स्थिति कुपोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? कुपोषण कहलाती है। कुपोषण कहलाती है तथा इस प्रकार के भोजन को क्या कहा जाता है? इस प्रकार के भोजन को असंतुलित भोजन कहा जाता है। अब परिभाषात्मक हम दोनों बिंदुओं की बात करते हैं। पहले ऊपर वाले की बात करते हैं, फिर नीचे वाले की बात करते हैं, दोनों को समझते हैं। संतुलित आहार, संतुलित भोजन, ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी घटक उचित मात्रा और उचित अनुपात में उपस्थित हो, संतुलित भोजन कहलाता है। और भोजन के घटक कौन कौन से हैं? यहाँ देखिए, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण है, जल है, और इसके अतिरिक्त हम रुक्षांश रेशों की भी बात कर सकते हैं जो संतुलित भोजन के घटकों में या भोजन के घटकों में आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं असंतुलित भोजन या असंतुलित आहार की। असंतुलित आहार या असंतुलित भोजन की बात करूं तो ऐसा भोजन
जिसमें भोजन का कोई एक या एक से अधिक घटक अनुपस्थित हो। अनुपस्थित भी क्या कहाँ हो, क्या 1 मिनट के लिए अनुपस्थित हो, 1 दिन के लिए अनुपस्थित हो, नहीं, लंबे समय तक अनुपस्थित हो, तो इसके कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति को कुपोषण कहा जाता है और इस प्रकार के भोजन को असंतुलित भोजन कहा जाता है। तो हमारे पास 2 प्रकार के भोजन की वैरायटी अभी आ गई है। पहला, संतुलित भोजन किसे कहा जाता है, बैलेंस फूड किसे कहा जाता है। तो बैलेंस फूड उसे कहा जाता है जिसमें भोजन के सभी घटक उचित मात्रा और उचित अनुपात में उपस्थित हो। और असंतुलित भोजन किसे कहा जाता है, जिसमें कोई एक या एक से अधिक घटक, हम 6 घटकों की बात कर रहे हैं, तो कोई एक या एक से अधिक घटक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे, तो इस प्रकार उत्पन्न होने वाली स्थिति को असंतुलित भोजन कहा जाता है। यहाँ पर हमारे पास 2 अलग अलग वैरायटी आ गई है, संतुलित भोजन की और असंतुलित भोजन की। अब हम प्यारे बच्चों संतुलित और असंतुलित भोजन के बाद यहाँ पर बात करते हैं कुपोषण की, क्योंकि कुपोषण हम बीच में पढ़ चुके हैं। पता है आपको कहाँ पढ़ चुके हैं, ये रहा कुपोषण। कुपोषण क्यों उत्पन्न हो रहा है वो भी आप समझिए, कुपोषण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये देखिए मैंने बीच में कुपोषण आपको छोटा सा डाल दिया। और कुपोषण कब उत्पन्न हो रहा है, कुपोषण तब उत्पन्न हो रहा है जब भोजन में कोई एक या एक से अधिक घटक जो है वो अनुपस्थित हो लंबे समय तक, तो उसके कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति को कुपोषण कहा जा रहा है। अब हम कुपोषण के बारे में चर्चा करते हैं, कुपोषण की परिभाषा समझते हैं और कुपोषण के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मुख्यतः इस चैप्टर का जो प्रारंभिक टॉपिक है जिसमें हम भोजन के बारे में बात करते हैं, इस चैप्टर का जो प्रारंभिक टॉपिक है जिसमें हम 2 नंबर की बात करते हैं, उसमें सबसे प्रमुखतः जो प्रकार का टॉपिक है, जो नंबरों को मार्किंग के आधार पर जो इम्पोर्टेंट माना जाता है, वो कुपोषण ही माना जाता है। कुपोषण में हम केवल और केवल कुपोषण की परिभाषा तक ही सीमित नहीं रहेंगे। कुपोषण में हम ये भी बात करेंगे कि विटामिन कुपोषण क्या होता है, प्रोटीन कुपोषण क्या होता है, खनिज तत्व कुपोषण क्या होता है, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और उन्हीं 3 टॉपिक में से यानी प्रोटीन, विटामिन और खनिज तत्व में से कोई ना कोई एक सवाल बोर्ड में पूछ लिया जाता है। तो इम्पोर्टेंट इसलिए भी माना जाता है कि कहीं ना कहीं इन तीनों में से कोई एक सवाल पूछा जाता है जो बोर्ड से रिलेटेड हमारे पास होना चाहिए, हमारे दिमाग में होना चाहिए, तो उसको भी हम आसानी से तैयार कर सकें। तो यहाँ हम सबसे पहले बात क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कुपोषण की, और कुपोषण को पढ़ने के साथ साथ फिर हम आगे चर्चा कर लेते हैं विटामिन कुपोषण की, प्रोटीन कुपोषण की और खनिज तत्व कुपोषण की, कि कैसे कैसे ये सारी क्रियाएं संपन्न होती है। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं विटामिन कुपोषण की। पहले कुपोषण से स्टार्ट कर लेते हैं और कुपोषण से स्टार्ट करने के बाद फिर हम विटामिन कुपोषण की बात करते हैं। आज की कक्षा में मेरे बच्चों जहां हमने शुरुआत की है, जहां हम ये समझना चाहते हैं कि किस प्रकार मार्किंग हमारी अच्छी से अच्छी हो, ना केवल हम किसी टॉपिक को इस तरीके से पढ़ें कि केवल पढ़कर उसे छोड़ देना है, नहीं, हमें टॉपिक को इस तरीके से क्लियर करना है कि जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो हमारे दिमाग में रुका रहे, और इस तरीके से रुका रहे कि कहीं ना कहीं वो हम जब भी उसकी मार्किंग के ऊपर आए तो हमें कंप्लीटली मार्किंग मिले। आज पढ़ा हुआ अगर आप एक बार रिवीजन करके बोर्ड तक भी ले जाते हैं तो आपको उसकी मार्किंग के जो नंबर मिल रहे हैं, ये तैयारी आपकी आज ही से शुरू हो जाती है। तो भोजन का जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं, मैंने यहाँ ओब्लिक इसीलिए लगाया है क्योंकि हमने इसे 2 पार्ट में बांट रखा है। ये जो चैप्टर आपका 2 पार्ट में बंटा हुआ है, 2 नंबर का और 2 नंबर का, 2 नंबर के जो इसके हिस्से हैं, पार्ट है, उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी 1 नंबर की मार्किंग के साथ 3 नंबर की मार्किंग भी होती है, कभी कभी ऐसा भी होता है 1 नंबर का इधर पूछ लिया जाता है, 3 नंबर का उधर पूछ लिया जाता है, बाकी 2 नंबर की मार्किंग भी इसमें होती है। अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे थे जैसे कि हम पोषण की, कुपोषण की, संतुलित भोजन की, तो हम परिभाषात्मक बात करते हैं कुपोषण की। बच्चों कुपोषण की बात करते हैं। कुपोषण के लिए हम 2 अलग अलग परिभाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं। पहला, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे असंतुलित भोजन के लिए जो परिभाषा की हम बात कर रहे थे, वो कुपोषण के लिए और उसकी बात कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरी परिभाषा की भी मैं बात कर लेता हूँ, ध्यान दीजिए आप। लंबे समय तक
असंतुलित भोजन के कारण, असंतुलित भोजन के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति को, उत्पन्न होने वाली स्थिति को लंबे समय तक, असंतुलित भोजन के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति को क्या कहा जाता है? कुपोषण कहा जाता है। तो बच्चों हमारे पास तो अब पहली परिभाषा तो ये आ गई कि कुपोषण किसे कहा जाता है। तो यदि आप लंबे समय तक असंतुलित भोजन ग्रहण करते हैं तो लंबे समय तक असंतुलित भोजन के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति को कुपोषण कहते हैं। दूसरे तरीके से मैं अगर परिभाषा की बात करूं तो बात वही कर रहा हूं जो इससे पहले मैंने बात की थी। ऐसा भोजन जिसमें कोई एक या एक से अधिक घटक लंबे समय तक अनुपस्थित हो तो इसके कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति क्या कहलाती है? कुपोषण कहलाती है। कुपोषण कहलाती है। हमारे पास कुपोषण की अब बच्चों दो स्थितियां बन गई हैं, दो अलग अलग परिभाषाएं हैं। हालांकि दोनों ही परिभाषाएं एक दूसरे के समान ही है, दोनों परिभाषाएं एक दूसरे के समान ही है। अगर आप लंबे समय तक असंतुलित भोजन करते हैं तो उसके कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति को क्या कहा जाता है? कुपोषण कहा जाता है। ऐसा भोजन जिसमें भोजन का कोई एक या एक से अधिक घटक लंबे समय तक अनुपस्थित हो तो उसके कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति भी क्या कहलाती है? उसके कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति भी कुपोषण कहलाती है। कुपोषण वास्तव में है क्या? कुपोषण हमारे शरीर में पोषण का पूर्ण रूप से नहीं पहुंचना, असंतुलित रूप में पहुंचना, हमारे शरीर में जिस रूप में पोषक पदार्थों को आवश्यक रूप में पहुंचना चाहिए वैसे रूप में जब पोषक पदार्थ नहीं पहुंचते हैं तो उसके कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति कुपोषण कहलाती है। अच्छा, क्या कुपोषण केवल शारीरिक समस्याएं ही उत्पन्न करता है? नहीं, ना केवल शारीरिक समस्याएं बल्कि इसके कारण मानसिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार की कमजोरी उत्पन्न होती है। केवल और केवल शारीरिक रूप में ही व्यक्ति या जो कुपोषण से ग्रसित है वो केवल शारीरिक रूप में ही इससे ग्रसित नहीं होता, मानसिक रूप में भी ग्रसित होता है। तो दोनों ही प्रकार की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। किसके कारण? तो दोनों ही प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कुपोषण के कारण। तो वास्तव में कुपोषण क्या है? कुपोषण भोजन का, पोषण का असंतुलित रूप में हमारे शरीर में पहुंचना ही कुपोषण कहलाता है। अब हम कुपोषण में सबसे पहले बात करते हैं कुपोषण के अलग अलग प्रकारों की। यहाँ हम 3 प्रकार के कुपोषण की बात करेंगे। यहाँ हम बात करेंगे विटामिन कुपोषण की, हम बात करेंगे प्रोटीन कुपोषण की, हम बात करेंगे खनिज तत्व कुपोषण की। 3 प्रकार के कुपोषण की हम बात करेंगे, विटामिन, प्रोटीन और खनिज तत्व कुपोषण की। तो सबसे पहले हम विटामिन कुपोषण पर चर्चा करते हैं, उसके बाद प्रोटीन, फिर खनिज तत्व कुपोषण पर बात करके भोजन वाले इस टॉपिक को क्लियर करते हैं और मानव स्वास्थ्य की ओर चलते हैं, जहां पर हम उसके बारे में भी कंसल्ट करते हैं, क्लियर करते हैं। और हर एक टॉपिक को क्लियर करते करते आज के इस क्लास में हम जो चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है भोजन और मानव स्वास्थ्य, उस क्रियाओं को पूरा करते हैं। यहाँ 4 नंबर की जो बातें हैं
उसको हम क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ विटामिन कुपोषण की। बच्चों, विटामिन कुपोषण की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले बात किसकी हो रही है? सबसे पहले बात हो रही है विटामिन कुपोषण की। तो हमारे लिए तो सबसे पहली बात ये जानना जरूरी है कि वास्तव में विटामिन है क्या। विटामिन की अगर मैं बात करूं तो आपके शरीर में भोज्य पदार्थों में प्रवेश कर, भोजन के साथ आपके शरीर में प्रवेश करने वाले प्रमुख जो भोज्य पदार्थ हैं उनमें प्रमुख जो घटक है उनमें विटामिन भी एक प्रकार का प्रमुख घटक के रूप में आपके शरीर में प्रवेश करता है। हालांकि विटामिन जो है वो भोजन के साथ आपके शरीर में बहुत अधिक मात्रा में प्रवेश नहीं करता। ये उतनी ही मात्रा में, जो जितनी आवश्यकता हो उतनी ही मात्रा में विटामिन हमारे शरीर में अलग अलग प्रारूप में प्रवेश करते हैं। विटामिन की मात्रा हमारे शरीर में जो प्रवेश करती है वो अलग अलग प्रकार के भोज्य पदार्थों और अलग अलग प्रकार के स्रोतों के माध्यम से भी हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि विटामिन जो है हमारे शरीर में कौन कौन से प्रकार के विटामिन जो प्रवेश करते हैं। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले प्रमुख जो विटामिन हैं उनमें हम 6 विटामिन बी के बारे में बात करेंगे। तो विटामिन बी लगभग 3 अलग अलग पार्ट में है। उसके अलावा हम 4 विटामिन की बात करेंगे। तो हम एक सारणी स्वरूप में आपको समझा देता हूँ। विटामिन की बात करेंगे, विटामिन का नाम, ठीक है, उसके बाद उसकी कमी से उत्पन्न होने वाला रोग, ठीक है, और अंततः हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसके लक्षण कैसे दिखाई देते हैं, कौन कौन से लक्षण इसके दिखाई देते हैं, जिसके माध्यम से हमें ये पता चल जाता है कि शरीर में इस प्रकार का विटामिन की कमी हो सकती है। सबसे पहले मैं बात करता हूं विटामिन ए की। विटामिन ए, विटामिन ए की अगर बात करी जाए तो इसकी कमी से उत्पन्न होने वाले रोग को प्यारे बच्चों रतौंधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से हो जाता है। बेसिकली अगर मैं ये बात करूं तो ये जो बात है, जो आप 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ये बात आपने 7th में भी पढ़ी होगी, 8th में भी पढ़ी होगी, 9th में भी पढ़ी होगी, अब 10th में भी आप पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको याद करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। हाँ, केवल जो लक्षण है उनके बारे में आपको विस्तृत रूप में समझना होगा, क्योंकि लक्षण जो है वो एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि लक्षण जो है उनको अगर आप याद कर लेंगे अच्छी तरीके से तो आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियरली याद हो जाएगा। बहुत बार क्या होता है, लक्षण ही पूछ लिया जाता है। तो रात्रि में और प्रकाश में दिखाई नहीं देता, ये इस रोग का लक्षण है। क्या है लक्षण? प्रकाश व रात्रि में दिखाई नहीं देता, यानी कम दिखाई देता है एक तरीके से। रतौंधी मतलब क्या है? अगर आप रतौंधी शब्द को थोड़ा सा और विस्तृत करके देखेंगे तो रतौंधी का मतलब क्या होता है? रात प्लस अंधा। रात यानी जब कम प्रकाश होता है तो दिखाई नहीं देता। कब दिखाई नहीं देता? रतौंधी में प्रकाश और रात्रि। प्रकाश का मतलब क्या है सर? यहाँ पर हम तो ये भी जानना चाह रहे हैं कि प्रकाश जब है तो आप तो ये कह रहे हैं कि प्रकाश में दिखाई नहीं देता, यहाँ आप रात्रि में भी बोल रहे हैं। प्रकाश का मतलब आप ये बात कम प्रकाश की बात कर लीजिए, जहाँ पर लाइट जो है वो कम होती है, ऐसी स्थिति में भी दिखाई नहीं देता। ये रतौंधी की स्थिति होती है। रतौंधी के बाद अगर मैं दूसरी बात करूँ तो मैं बात करता हूँ नियासिन की। विटामिन की हम बात कर रहे हैं, 6 अलग अलग यहाँ पर खंड हम पढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले जैसे आपको विटामिन ए की बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैं बात करूंगा नियासिन की। नियासिन की बात करूं तो मैं B1 लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? B1 लिख देता हूं। अलग अलग थायमिन की बात करूंगा मैं पहले, नियासिन को B3 लिखेंगे, बाद में लिख देता हूं। पहले मैं थायमिन की बात कर लेता हूं, उसके बाद नियासिन की बात कर लूंगा। B3 लिख देता हूं। अलग अलग पेन का प्रयोग कर लूंगा मैं, तो आपको थायमिन की बात कर लेता हूं B1 की।
उसके बाद राइबोफ्लेविन की बात कर लेता हूं, राइबोफ्लेविन की बात कर लेता हूं B2 की। उसके बाद नियासिन की बात कर लेता हूं B3 की, ताकि तीनों हमारे पास यहाँ एक साथ आ जाए। नियासिन की बात कर लेता हूं B3 की। अब हमारे पास विटामिन जो B है उसके 3 खंड आ गए एक साथ, B1, B2, B3, थायमिन, राइबोफ्लेविन और नियासिन। इनके कारण उत्पन्न होने वाले रोगों की अगर मैं बात कर लूं या किन नामों से इन रोगों को जाना जाता है उसकी बात कर लेता हूं, तो हमारे पास ये भी जानना जरूरी है कि कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो इनकी कमी के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। थायमिन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आप बात कर सकते हैं उत्पन्न होने वाले रोग की, बेरी बेरी। लक्षण की भी बात करेंगे, मैं एरो लगा देता हूं ताकि हम आसानी से समझ सकें। बेरी बेरी के बाद फिर अगर मैं राइबोफ्लेविन की बात करूं तो इसके कारण उत्पन्न होने वाले रोग का नाम है राइबोफ्लेविनोसिस, रोग का नाम है बच्चों, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं नियासिन की तो उत्पन्न होने वाले रोग का नाम है पेलेग्रा। ठीक है बच्चों, यहां हमने 3 अलग अलग रोगों के बारे में बात कर ली है, 3 विटामिन के खंडों के बारे में बात कर ली है। हम विटामिन के 3 कौन कौन से खंडों के बारे में बात कर रहे हैं? विटामिन में हम B1 की बात कर रहे हैं, B2 की बात कर रहे हैं, B3 की बात कर रहे हैं, हम थायमिन की बात कर रहे हैं, राइबोफ्लेविन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नियासिन की। इनको B1, B2, B3 के नाम से जाना जाता है। विटामिन B1, B2 और B3 जिनके कारण उत्पन्न होने वाले जो लक्षण है उनको जो रोग हैं उनको बेरी बेरी, राइबोफ्लेविनोसिस और पेलेग्रा के नाम से जाना जाता है। मैं पेलेग्रा कंप्लीट लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ पेलेग्रा लिख देता हूँ मैं कंप्लीटली, पेलेग्रा हो गया था वो, सॉरी उसको मैंने पेलेग्रा लिख दिया है। तो 3 अलग अलग प्रकार की स्थितियां हमारे सामने यहाँ आ जाती है। अब हम हर एक को क्लियरली कंसेप्ट में ये डाल देते हैं कि कौन से के कारण कैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, क्या स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। तो सबसे पहले जैसे विटामिन ए की बात कर रहे थे तो उसके कारण रात में या प्रकाश में दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अगर मैं B1 की बात करूं यानी मैं बात करूं थायमिन की, तो थायमिन की बात करूं तो हृदय की धड़कन कमजोर हो जाती है, हृदय की धड़कन कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त पेशियां एवं तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती है। तो क्या क्या हो जाती है? हृदय धड़कन कम हो जाती है, कम होना, पेशियां एवं तंत्रिकाएं क्या हो जाती है भाई? कमजोर हो जाती है, कमजोर होना, ये इसके प्रमुख लक्षण है। किसके प्रमुख लक्षण है? थायमिन यानी B1, थायमिन B1 यानी विटामिन B1 की कमी से होने वाले लक्षणों की मैं बात कर रहा हूँ। B1 के बाद अगर मैं बात करूँ B2 की जिसको हम क्या कह रहे हैं? जिसको हम कह रहे हैं राइबोफ्लेविन, B2 और उत्पन्न होने वाले रोग का नाम राइबोफ्लेविनोसिस। इसके कारण उत्पन्न होने वाले रोग के जो लक्षण है तो मुख के किनारे और होठ की त्वचा, प्यारे बच्चों मुख के किनारे जो है वो फट जाते हैं, मुख के किनारे जो है और होठ की त्वचा का फटना, ये इसके प्रमुख लक्षण है। एक तो आपकी ये जो मुख का किनारा होता है लास्ट वाला भाग, ये वाला ये फट जाता है, और होठ की त्वचा जो शायद सर्दियों के दिनों में भी हम लोगों ने देखा है फट जाती है। तो मुख के किनारे और होठ की त्वचा का फटना, मुख के किनारे एवं होठ की त्वचा का फटना, ये तो एक प्रमुख लक्षण है ही है। मुख के किनारे और होठ की त्वचा का फटना ये तो एक प्रमुख लक्षण है ही है। इसके साथ साथ एक विशेष प्रकार की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। याददाश्त जो है, स्मरण क्षमता जो है, आप लोगों की याद करने की जो क्षमता है ना, स्मृति में भी कमी आ जाती है। यानी
स्मृति में कमी आना, ये इसके प्रमुख लक्षण है। मुख के किनारे होठ की त्वचा का फटना, ये तो प्रमुख लक्षण है ही है। इसके साथ साथ स्मृति में भी कमी आ जाती है। तो हमने यहाँ पर 3 अलग अलग प्रकार के अब तक विटामिनों की बात की है। अब बात करता हूँ पैलेग्रा की। पैलेग्रा की बात कर लूँ तो ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, इसलिए क्योंकि ब्लैक वाला ब्लैक से और ब्लू वाला ब्लू से वो आपको दिखाई दे देगा। तो मैं ब्लैक से लिख देता हूँ, पहले तो लिख देता हूँ पैलेग्रा और उसके बाद इसके लिख देता हूँ लक्षण। पैलेग्रा के लक्षण सबसे ज्यादा भयावह होते हैं। पहले बच्चों, जीभ और त्वचा सूख जाती है, जीभ और त्वचा सूख जाती है। और उससे भी जो भयावह लक्षण वो ये है कि जीभ की त्वचा सूखकर इस पर पपड़ी आ जाती है। त्वचा शरीर की सूखकर उस पर भी पपड़ी आ जाती है और जीभ की त्वचा सूखकर उस पर भी पपड़ी आ जाती है। इस प्रकार पपड़ी आने की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब आपके शरीर में विटामिन B3, जिसको आप पैलेग्रा कह रहे हैं, वो स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर लक्षण, त्वचा एवं जीभ पर पपड़ी आना। त्वचा एवं जीभ पर पपड़ी आना। ठीक है बच्चों, ये प्रमुख प्रकार का लक्षण यहाँ उत्पन्न हो जाता है। कहाँ उत्पन्न हो जाता है? कहाँ उत्पन्न हो जाता है? जब आपके शरीर में पैलेग्रा रोग। और पैलेग्रा रोग क्यों आ जाता है? नियासिन यानी B3 के कारण आपके शरीर में उत्पन्न हो जाता है। अब इसके बाद मैं बात करता हूं नंबर 5 की। नंबर 5 की बात करूं, मैं बात करता हूं एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल को आप विटामिन C भी कह सकते हो। तो विटामिन C की जगह मैं लिख देता हूं एस्कॉर्बिक अम्ल C। मैं एस्कॉर्बिक अम्ल की जगह विटामिन C लिखो तो भी एक ही बात है, लेकिन विटामिन C का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसके कारण उत्पन्न होने वाले रोग का नाम स्कर्वी। ठीक है, उत्पन्न होने वाले रोग का काम उत्पन्न होने वाले रोग का नाम कब? जब यह विटामिन आपके शरीर में, यह विटामिन की आपके शरीर में क्या हो जाए? कमी हो जाए। तो कमी के कारण आपके शरीर में जो रोग बनता है उसका नाम है स्कर्वी। लक्षण क्या होता है? लक्षण होता है आपके शरीर में ये जो शरीर की त्वचा है इस पर लाल रंग के चकत्ते बन जाते हैं, लाल रंग के स्पॉट बन जाते हैं, लाल रंग के चकत्ते बन जाते हैं। कहाँ बन जाते हैं? त्वचा पर लाल रंग के चकत्ते बन जाते हैं। मसूड़ों से ब्लड आना प्रारंभ हो जाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मसूड़ों को मैं मसूड़े ही लिख देता हूँ। मसूड़ों से रक्त आना तथा त्वचा पर लाल चकत्ते बनना, ये इसका प्रमुख लक्षण है। त्वचा पर कैसे चकत्ते बन जाते हैं? लाल चकत्ते बन जाते हैं। अच्छा, और इसके साथ मसूड़ों से रक्त आना प्रारंभ हो जाता है। सबसे अंत में मैं बात करता हूं कैल्सीफेरोल डी की। किसकी बात करता हूं? कैल्सीफेरोल डी। कैल्सीफेरोल डी को आप विटामिन डी भी कह सकते हैं। यहाँ हम 4 अलग अलग प्रकार के विटामिनों की चर्चा कर रहे हैं। कौन कौन से विटामिनों की चर्चा कर रहे हैं? हम चर्चा कर रहे हैं विटामिन ए की, हम चर्चा कर रहे हैं विटामिन बी की, हम चर्चा कर रहे हैं विटामिन सी की, और अंततः हम चर्चा कर रहे हैं विटामिन डी की। कैल्सीफेरोल डी के कारण उत्पन्न होने वाले रोग का नाम है रिकेट्स। होता क्या है? हड्डियां मुड़ जाती हैं, हड्डियां मुड़ जाती हैं, हड्डियां भंगूर हो जाती है, और पैर की जो हड्डियां हैं वो धनुषाकार हो जाती है, घुटने घूमकर पास पास आ जाते हैं। ये कैल्सीफेरोल डी यानी इस रिकेट्स के कारण उत्पन्न होने वाले रोग और उसके लक्षण हैं। तो मैं अगर कैल्सीफेरोल डी की बात करता हूं जिसके कारण रिकेट्स जैसा रोग हो जाता है, वहां पर हम बात करते हैं कि किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हमारे सामने हो जाती है। तो बात करता हूं कैल्सीफेरोल डी। ध्यान दीजिए, नंबर 6 कैल्सीफेरोल
फिरोल डी, जिसको हम विटामिन डी भी कह सकते हैं। उत्पन्न होने वाले रोग का नाम इसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग का नाम रिकेट्स, आधा ट आता है रिकेट्स, रिकेटस नहीं पढ़ा जाएगा, रिकेट्स। होता क्या है, हड्डियों का मुड़ना, हड्डियों का मुड़ना, घुटनों का पास आना, हड्डियों का मुड़ना, घुटनों का पास आना। और इसके अतिरिक्त आप बात कर सकते हैं घुटने की, पैर की जो हड्डियां हैं, पैर की हड्डियां धनुषाकार होना, ठीक है। हड्डियों का भंगुर होना, हड्डियों का भंगुर होना, ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। इस टॉपिक में से आपकी किताब में यानी बोर्ड में 1 नंबर का या 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है। प्रत्येक 1 या 2 वर्ष से पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम और लक्षण लिखिए। विटामिन B1, B2 या B3, या फिर सीधा पूछ लेता है थायमिन की कमी से होने वाले रोग का नाम और लक्षण लिखिए। विटामिन B2 का नाम क्या है, B3 का नाम क्या है, विटामिन C का नाम क्या है, विटामिन D का नाम क्या है। सीधे सवाल पूछ लिए जाते हैं जिनमें 1 नंबर या 2 नंबर का सवाल बनता है। यहाँ 1 नंबर या 2 नंबर का जो सवाल बनाया जाता है वो इस आधार पर बनाया जाता है कि इसमें से छोटे क्वेश्चन आपके सामने रखे जा सके। तो भोजन वाले इस पार्ट में जहाँ पर हम विटामिन कुपोषण कहते हैं, विटामिन बी हमारे भोजन के लिए एक आवश्यक घटक है, जिसकी भोजन के साथ हमारे शरीर में, जो भोजन के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करता है और यह हमारे शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य करता है। भोजन में इसकी एक उचित मात्रा उपस्थित होती है जो हमारे शरीर में प्रवेश करती है, लेकिन कभी कभी जब भोजन के साथ विटामिन हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता, ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में कैसी स्थिति और कैसे लक्षण दिखाई देते हैं और उस स्थिति और लक्षण के कारण हमारे शरीर में कौन से रोग हो जाते हैं, इसको हम क्रमबद्ध रूप से समझते आ रहे हैं। हम अगर विटामिन ए की बात करें तो क्या स्थिति उत्पन्न हो जाती है, B1 की बात करें तो क्या स्थिति उत्पन्न हो जाती है, B2, B3, C और D की हम बात कर रहे हैं, जिनके कारण हमारे शरीर में कौन कौन से लक्षण प्रकट हो जाते हैं और लक्षण प्रकट होने के साथ साथ हमारे शरीर में किस किस प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ ऑलमोस्ट लगभग 1 या फिर 2 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ इस टॉपिक से पूछा जाता है। प्रत्येक 1-2 वर्ष में ये सवाल आपके बोर्ड में पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसे क्लियर कर लेंगे। सारणी जिसको अच्छे तरीके से याद हो जाएगी, ये मान लीजिए ये जो चार्ट जो बना हुआ है जिसको याद हो जाएगा वो ये मान लीजिए कि उन्होंने अपना ऑलमोस्ट जो काम है वो क्लियर कर लिया है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों, विटामिन कुपोषण के बाद हम बात करते हैं प्रोटीन कुपोषण की। प्रोटीन कुपोषण की अगर मैं बात करूं तो विटामिन कुपोषण के समान ही प्रोटीन भी हमारे भोजन का एक प्रमुख घटक है, लेकिन प्रोटीन वह प्रमुख घटक है जो हमारे शरीर में कोशिकाओं का निर्माण भी करता है, शरीर में कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है। नई कोशिकाओं के डेवलपमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो प्रोटीन ही होता है। इसलिए प्रोटीन हमारे शरीर के लिए अधिक आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, मानव शरीर की लगातार वृद्धि और लगातार विकास की जो क्रिया होती है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करती है भोजन के साथ प्रवेश करने वाले इन्हीं घटकों में, जिनमें प्रोटीन सबसे प्रमुख प्रकार का एक घटक होता है। तो मैं बात कर रहा हूं अब प्रोटीन के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं प्रोटीन और प्रोटीन की कमी से उत्पन्न होने वाली स्थिति, इसको प्रोटीन कुपोषण के नाम से हम जानते हैं।
प्यारे बच्चों, प्रोटीन क्या है और प्रोटीन के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति यानी प्रोटीन कुपोषण क्या है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि प्रोटीन हमारे भोजन के प्रमुख घटकों में से एक है। प्रोटीन हमारे शरीर में भोजन के माध्यम से प्रवेश करता है। प्रोटीन जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। प्रोटीन के कारण ही हमारे शरीर में किसी प्रकार की यदि कोई टूट फूट हो या किसी प्रकार का अंग डैमेज हो, सेल्स डैमेज हो, कोशिकाओं में अगर क्षति हो रही है तो उस सभी को प्रोटीन के माध्यम से ही सही किया जाता है। तो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए एक ऐसा प्रमुख घटक है जो न केवल शरीर में टूट फूट की मरम्मत करता है, नई कोशिकाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ तक कि चाहे आप डीएनए की बात कर ले या फिर कोशिकांगों की बात कर ले, उनके निर्माण में भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, यानी कोशिका के निर्माण में भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो कहीं ना कहीं प्रोटीन हमारे शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य करता है। परंतु प्रोटीन की कमी से दो प्रमुख प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती है, कमियां उत्पन्न होती है और उनके लक्षण भी हम इस टॉपिक में चर्चा करते हैं। तो प्रोटीन कुपोषण की अगर मैं बात करता हूं तो प्रोटीन की कमी से केवल और केवल अगर मैं प्रोटीन की कमी की बात करूं, सॉरी यहाँ प्रोटीन मैंने प्रोटीन कर दिया, प्रोटीन की जगह उसको हम क्लियर करेंगे। प्रोटीन, अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन की कमी से, केवल प्रोटीन की कमी से एक विशेष प्रकार का रोग होता है जिसको कहा जाता है क्वासिओरकोर रोग। क्या कहा जाता है? क्वासिओरकोर रोग, ये रोग का नाम है। ये क्वासिओरकोर रोग कब उत्पन्न होता है? जब हमारे शरीर में किसकी कमी हो जाए? जब हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए। प्रोटीन की कमी होने पर मानव के शरीर में उत्पन्न होने वाले रोग का नाम है क्वासिओरकोर रोग। इस रोग के लक्षण क्या है और किन प्रकार के जीवों में या किस प्रकार के मानव में ये रोग, बच्चों में, वयस्क में, अडल्ट में, या फिर मैं ये कह सकता हूँ गर्भवती में, सामान्य में, किन में ये रोग उत्पन्न हो जाता है उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। क्वासिओरकोर रोग विशेष तौर प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है और इसके लक्षणों की अगर मैं बात करूं तो लक्षण मैं आप लोगों को अलग से यहाँ लिख देता हूँ। लक्षणों की बात करता हूं तो मैं छोटे छोटे पॉइंट बना के लिखता हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप। अगर लक्षणों की बात करूं तो बच्चों में पेट का फूलना, बच्चों में भूख कम लगना, चिड़चिड़ापन, सीधा लिख देता हूं, चिड़चिड़ापन, और सबसे प्रमुख प्रकार का लक्षण जो इस रोग की कमी से हो जाता है वो त्वचा का शुष्क, पीली, काली, धब्बेदार, शुष्क पीली काली धब्बेदार होकर फटना। पहले त्वचा कैसी पड़ जाती है? पहले त्वचा हो जाती है शुष्क, पीली हो जाती है, काली हो जाती है, धब्बेदार हो जाती है, उसके बाद त्वचा फटना प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार के ये जो प्रमुख लक्षण है ये बच्चों में सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। इसलिए क्वासिओरकोर जैसे रोग जो है बच्चों में होने वाले सर्वाधिक रोग है जो प्रोटीन की कमी से उत्पन्न होने वाले रोगों में से। मैं आपको बता रहा था कि प्रोटीन ऐसा घटक है जो हमारे शरीर में प्रवेश कर शरीर में उत्पन्न होने वाली समस्त प्रकार की क्रियाएं, जो चाहे कोशिका विभाजन से संबंधित हो, चाहे वो संबंधित हो आपके शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण से, चाहे वो संबंधित हो आपके शरीर में कोशिकाओं या शरीर की मरम्मत से, तो आपके शरीर में नए जो डेवलपमेंट है, आपके शरीर में नया जो कार्य हो रहा है, आपके शरीर में अंगों को
जो उपचारित किया जा रहा है या अंगों की जो मरम्मत की जा रही है वो प्रोटीन के कारण ही होती है। अब अगर प्रोटीन ही आपके शरीर में कम हो रहा है तो ये प्रमुख प्रकार का रोग भी आपके शरीर में उत्पन्न होगा, जिसके ये लक्षण आप में दिखाई देंगे। लेकिन केवल प्रोटीन ही के कारण ये रोग होता है? कभी कभी हमारे शरीर में प्रोटीन के साथ यदि ऊर्जा की कमी हो जाए, किसकी? प्रोटीन के साथ किसकी कमी हो जाए? ऊर्जा की कमी, ये दोनों हो जाए। प्रोटीन के साथ अगर ऊर्जा की कमी हो जाए तो इसके कारण उत्पन्न होने वाले रोग का नाम है मेरेस्मस। क्या नाम है? मेरेस्मस। केवल प्रोटीन की कमी हो जाए तो कोई बात नहीं, प्रोटीन की कमी हो जाए तो ये प्रकार का यानी क्वासियोर प्रकार का रोग होता है। लेकिन अगर प्रोटीन के साथ ऊर्जा की कमी हो रही है तो मेरेस्मस रोग उत्पन्न होता है। अब मेरेस्मस रोग के लक्षण क्या है? आइए इसके लक्षणों के भी बारे में चर्चा करते हैं। शरीर दुर्बल हो जाता है, दुर्बल होना। आंखें जो है कांतिहीन हो जाती है, कांतिहीन हो जाती है। शरीर दुर्बल हो जाता है, आंखें कांतिहीन हो जाती है। और एक और प्रमुख प्रकार का लक्षण है जो इसमें आपको मैं बता देता हूं, आंखें अंदर की ओर धंस जाती है। शरीर दुर्बल, आंखें कांतिहीन होकर अंदर की ओर धंस जाती है। लो जी, धंस जाती है। ये प्रमुख प्रकार के लक्षण कब प्रकट होते हैं? ये प्रमुख प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं जब हम ये बात करें कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए। प्रोटीन की कमी होने पर हमारे शरीर में दो प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं। प्रोटीन की कमी होने पर हमारे शरीर में दो प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। पहला क्वासियोर रोग जो केवल प्रोटीन की कमी से होता है। दूसरा मेरेस्मस रोग जो प्रोटीन के साथ ऊर्जा की कमी से होता है। निम्न प्रकार से हमारे शरीर में दो प्रकार के रोग प्रोटीन और प्रोटीन के साथ ऊर्जा की कमी से हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमने किसके बारे में बात की थी? शुरुआत करते हैं हम चैप्टर के फिर से, जहां से हमने बात करना प्रारंभ की थी। समझिएगा आप लोग, सबसे पहले हम भोजन में बात कर रहे थे पोषण की। भोजन की जब हमने बात की थी तो सबसे पहले हमने पोषण की बात की थी। पोषण के बाद आप लोगों ने संतुलित भोजन की बात की थी, या संतुलित आहार लिख देता हूं, एक ही बात है। संतुलित भोजन के बाद आप लोगों ने असंतुलित भोजन या असंतुलित आहार की बात की। असंतुलित भोजन या असंतुलित आहार के बाद फिर आप लोगों ने बात की कुपोषण की। कुपोषण में हमने सबसे पहले विटामिन कुपोषण के बारे में जाना, जिसमें हमने 6 अलग अलग प्रकार के बिंदुओं के बारे में पढ़ा। विटामिन कुपोषण के बाद हम लोग बात कर रहे हैं प्रोटीन कुपोषण की, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और प्रोटीन कुपोषण के बाद अब हम लोग बात करते हैं खनिज तत्व कुपोषण की। खनिज तत्व कुपोषण की बात मैं करता हूं तो खनिज तत्व कुपोषण के साथ ही आपका ये जो 2 नंबर का टॉपिक है ये क्लियर हो जाता है। तो खनिज तत्व कुपोषण की अब हम अंत में बात कर लेते हैं। तो जिस प्रकार हमारे शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, विटामिन की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर में खनिज तत्व की भी आवश्यकता होती है। बहुत सारे खनिज तत्व तो ऐसे हैं जो हमारे शरीर में ऐसे निम्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं फेरियम आयन की बात करूं, खनिज तत्व के रूप में आपके शरीर में प्रवेश करता है और आपके शरीर हीमोग्लोबिन का निर्माण करने का कार्य करता है, आपके शरीर में रक्त को बनाने का कार्य करता है। मैं अगर बात करूं कैल्शियम की, तो कैल्शियम आपके शरीर में पहुंचकर आपके हड्डियों को मजबूत करने का कार्य करता है। मैं अगर बात करूं आयोडीन की, तो आयोडीन आपके शरीर में पहुंचकर आपके शरीर की थायराइड ग्रंथि को सामान्य रूप में गति करवाता है, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है, जिससे शरीर में संतुलन बना रहता है। तो ये
अलग अलग प्रकार के खनिज तत्व जो भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, जिनमें हम सोडियम की भी बात करते हैं, पोटेशियम की भी बात करते हैं, कैल्शियम की भी बात कर सकते हैं, हम आयोडीन की बात करते हैं, हम फेरियम की बात करते हैं। तो ये सभी प्रकार के खनिज तत्व जो हमारे शरीर में पहुंचते हैं, ये भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचते हैं। लेकिन ये जब हमारे शरीर में पहुंचते हैं और शरीर को विभिन्न प्रकार के ये जो पोषक तत्व है, जब हमारे शरीर में जो खनिज तत्व हमारे शरीर में पहुंचते हैं और शरीर में होने वाली क्रियाओं को साधारण रूप में, सामान्य रूप में संपन्न करवाते हैं, वो सब तो क्रियात्मक रूप में होता ही है। लेकिन कभी कभी जब हमारे शरीर में लंबे समय तक ये खनिज तत्व नहीं पहुंच पाए, ऐसी स्थिति में जब हमारे शरीर में ये खनिज तत्व नहीं पहुंच पाए, तब क्या स्थिति उत्पन्न होगी, तब कैसी स्थिति उत्पन्न होगी, तब हमारा शरीर किस प्रकार रोगग्रस्त हो जाएगा, वो बातें जानना भी हमारे लिए जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में क्या स्थिति हमारे शरीर में खनिज तत्व की कमी के कारण हो जाती है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। खनिज तत्व की अगर मैं बात करूं दोस्तों, बच्चों, तो खनिज तत्व हमारे शरीर के लिए किस प्रकार उपयोगी है, उसके बारे में मैं आपसे बात कर लेता हूं। खनिज तत्वों की अगर मैं बात करूं तो खनिज तत्व हमारे लिए कैसे लाभदायक है, आइए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। खनिज तत्वों की बात इसलिए भी मैं कर रहा हूं क्योंकि खनिज तत्व जो है शरीर में प्रवेश करने के पश्चात शरीर को किस प्रकार उपयोगी और लाभदायक होता है शरीर के लिए, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। खनिज तत्वों की अगर मैं बात करूं तो हम अलग अलग प्रकार के खनिज तत्वों की बात करेंगे। कौन कौन से प्रकार के खनिज तत्वों की बात करेंगे, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सोडियम खनिज तत्व की बात कर लेता हूं। कौन कौन से खनिज तत्व हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, मैं सोडियम खनिज तत्व की बात कर लेता हूं, पोटेशियम की बात कर लेता हूं, कैल्शियम की बात कर लेता हूं, इसके अतिरिक्त मैं बात कर लेता हूं लौह तत्व, जिसको आप फेरियम भी कह सकते हैं, आयरन भी कह सकते हैं। आयरन के पश्चात मैं आपके लिए आयोडीन की बात कर लेता हूं, आयोडीन की बात कर लेता हूं। तो ये कुछ खनिज तत्व हैं जिसके बारे में आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे। खनिज तत्व जो हमारे शरीर में प्रवेश कर हमारे शरीर को सामान्य रूप से क्रिया करवाते हैं। इन खनिज तत्वों की बात करूं, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम की बात कर ली, फॉस्फोरस की बात कर ली, लौह तत्व की बात कर ली, आयरन की बात कर ली, लौह तत्व आयरन की बात हो गई, आयोडीन की बात हो गई, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम की बात हो गई। इसके अतिरिक्त फॉस्फोरस की बात होनी बाकी है, एक और ले लेता हूं। फॉस्फोरस खनिज तत्व की भी बात कर लेता हूं। ये अलग अलग प्रकार के खनिज तत्व हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अलग अलग प्रकार के खनिज तत्व हमारे शरीर में भोजन के माध्यम से प्रवेश करते हैं। भोजन के माध्यम से प्रवेश करने वाले यह खनिज तत्व हमारे शरीर में किन किन स्रोतों से पहुंचते हैं, यानी इनके स्रोत क्या है, हमें उनके बारे में भी जानना जरूरी है। और स्रोत के जानने के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि हमारे शरीर में प्रवेश करने के पश्चात हमारे शरीर में ये किन प्रकार की गतिविधियों को, किन प्रकार की क्रियाओं को साधारण सरल रूप में संपन्न करवाते हैं, हमारे शरीर में कौन सी क्रियाएं हैं वो इनके द्वारा संपन्न होती है, उनके बारे में भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। सोडियम की अगर मैं बात कर लूं तो इसके प्राप्ति स्रोत कौन कौन से हैं, उनके बारे में मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं। तो दूध, दही, मांस, हरी सब्जियां, नमक आदि के माध्यम से सोडियम हमारे शरीर में प्रवेश करता है। हमारे शरीर में सोडियम के प्रवेश करने के जो स्रोत हैं, जिनके माध्यम से सोडियम हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, उसमें है दूध, हरी सब्जियों की मैं बात कर लेता हूँ, दूध की मैं बात कर लेता हूँ, फल की बात कर लेता हूँ, अंडा की बात कर लेता हूँ। तो ये प्रमुख प्रकार के स्रोत हैं जिनके माध्यम से
सोडियम हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो मैं बात कर लेता हूँ दूध की, मैं बात कर लेता हूँ हरी सब्जियों की। हालांकि इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भाषात्मक रूप में भी आप इनको समझ सकते हैं। मैं दूध की बात कर लेता हूँ, हरी सब्जियों की बात कर लेता हूँ, मैं फल की बात कर लेता हूँ और अंडों की बात कर लेता हूँ। फल लिख देता हूँ यहाँ नीचे, फल और अंडा, मांस भी लिख देता हूँ, जिनके माध्यम से आपके शरीर में सोडियम जो है वो प्रवेश करता है। इन अलग अलग स्रोतों के माध्यम से आपके शरीर में सोडियम की प्राप्ति होती है। अगर सोडियम की बात की जाए तो सोडियम के प्राप्ति स्रोत ये निम्न प्रकार के होते हैं जिसके माध्यम से आपके शरीर में सोडियम प्रवेश करता है। सोडियम की बात करने के बाद मैं बच्चों बात करता हूँ पोटेशियम की। अगर पोटेशियम की बात करूँ तो पोटेशियम हमारे शरीर में किस प्रकार के आवश्यक स्रोतों या किन प्रकार के स्रोतों से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो मैं बात करता हूँ दूध, दही, मांस, अंडा और इसके अतिरिक्त पोटेशियम की बात कर रहा हूँ, दूध, दही, मांस, अंडा और इसके अतिरिक्त आप बात कर सकते हैं सामान्य हरी सब्जियां जिनके माध्यम से जिनके माध्यम से हमारे शरीर में पोटेशियम की प्राप्ति होती है। पोटेशियम की प्राप्ति की बात की जाए तो सभी प्रकार के जो पोषक तत्व हैं, चाहे वो दूध हो, दही हो, मांस हो, अंडा हो या इसके अतिरिक्त जो हरी सब्जियां हो, फल हो, रागी हो या फिर इसके अतिरिक्त यकृत है, लीवर है, उनके माध्यम से भी हमारे शरीर में पोटेशियम की प्राप्ति होती है। तो इन सभी के स्थान पर मैं आपको एक ही शब्द लिख देता हूं, सभी प्रकार के पोषक, सभी प्रकार के लिख देता हूं मैं, सभी प्रकार के पोषक पदार्थों से आपके पास जो पोटेशियम की प्राप्ति होती है, ये सभी प्रकार के पोषक पदार्थों से इसकी प्राप्ति हो जाती है। यानी सभी प्रकार के जो भी आप भोजन ग्रहण करते हैं, चाहे वो मांसाहारी रूप में हो, शाकाहारी रूप में हो, रागी हो, मांस हो, अंडा हो, दूध हो, दही हो, हरी सब्जियां हो, फल हो, सभी के माध्यम से आपके शरीर में पोटेशियम की प्राप्ति होती है। जबकि सोडियम की बात करूं तो दूध, दही, दूध के साथ मैंने दही नहीं लिखा, लिख देता हूँ यहाँ, ये लो जी, दही, दूध, दही, फल, अंडा, मांस, हरी सब्जियां, इनके माध्यम से आपको सोडियम की प्राप्ति होती है। तो हमने यहाँ पर दो अलग अलग पोषक पदार्थों या फिर मैं बात कहूँ खनिज तत्वों की प्राप्ति की बात की है, जिसमें आपने सोडियम और पोटेशियम जैसे खनिज तत्वों की प्राप्ति की बात की है। सोडियम और पोटेशियम के बाद अब मैं कैल्शियम की बात करता हूँ। कैल्शियम की बात करूँ तो ये आपको दूध से प्राप्त हो जाता है, हरी सब्जियों से प्राप्त हो जाता है, फल से प्राप्त हो जाता है और अंडा से प्राप्त हो जाता है। कहाँ कहाँ से, ध्यान दीजिए, ब्लैक की जगह ब्लू यूज कर लेता हूँ। दूध से प्राप्त हो जाता है, कैल्शियम प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश से भी प्राप्त हो जाता है, आपको इस प्रकार हड्डियां मजबूत होती है, दूध से प्राप्त होता है, हरी सब्जियों से आपको प्राप्त हो जाता है, हरी सब्जियों के अतिरिक्त अगर मैं थोड़ा इसको नीचे डालूंगा, हरी सब्जियों के अतिरिक्त फल से प्राप्त हो जाता है और अंडा से भी आपको कैल्शियम की प्राप्ति होती है। हालांकि आप मांस से भी कैल्शियम की प्राप्ति की बात कर सकते हैं, मांस भी लिख देता हूँ, कैल्शियम की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर हमने तीन स्रोतों की बात कर ली। अब बात करता हूँ लौह तत्व की। लौह तत्व की बात करूं तो लौह तत्व की प्राप्ति हमें किन किन प्रकार के पोषक तत्वों से होती है, उनकी बात कर लेते हैं कि कहां कहां से हमें पोषक तत्वों के रूप में लौह तत्वों की प्राप्ति होती है। तो लौह तत्व की अगर मैं प्राप्ति की बात करूं दोस्तों, तो लौह तत्व आप लोगों को हरी सब्जियां, फल, बाजरा की बात कर लूं, गुड़ की बात कर लूं, हरी सब्जियों की बात कर लूं, मैं फल की बात कर लूं, बाजरा की बात कर लूं, गुड़ की बात कर लूं, यकृत की बात कर लूं, इनके माध्यम से आपको प्राप्त होती है। तो हरी सब्जियां, इसके अतिरिक्त फल की बात कर लेता हूं, बाजरा की बात कर लेता हूं, यकृत की बात कर लेता हूं, गुड़ की बात कर लेता हूं,
इनके माध्यम से आपको लौह तत्व की प्राप्ति होती है। ये आपके शरीर में लौह तत्व के प्राप्ति स्रोत है। उसके बाद आयोडीन की अगर मैं बात करूं तो आयोडीन आप लोगों को नमक, समुद्री भोजन में आप मछली वगैरह की बात कर सकते हो, पादपों की बात कर सकते हो, जिनके माध्यम से आपके शरीर में समुद्री भोजन प्रवेश करता है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो नमक, समुद्री भोजन, इसके अतिरिक्त आयोडीन की जो प्राप्ति होती है वो आपको विशेष तौर पर मछली और हरी सब्जियों के माध्यम से हो जाती है। तो आप मछली की बात कर सकते हो जो जलीय क्षेत्र में पाई जाती है, और हरी सब्जियों की बात कर सकते हो जो आपके शरीर में आयोडीन की पूर्ति करवाती है। इसको थोड़ा मैं नीचे डाल देता हूँ और मिक्सअप हो जाएगा थोड़ा। सबसे अंत में हम बात करते हैं फॉस्फोरस की, नंबर 6। फॉस्फोरस की मैं बात कर लेता हूँ, जो आपके शरीर में किस प्रकार के पोषक पदार्थों से प्रवेश करता है उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। फॉस्फोरस की बात करूं तो आप दूध के माध्यम से फॉस्फोरस आपके शरीर में प्राप्त होता है। हरी सब्जियां, फल की बात कर लूं, इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं अनाज की, या फिर मावा या मेवे जिनको कहा जाता है, सूखे मेवे जिनको कहा जाता है, बादाम वगैरह, काजू वगैरह, उनके माध्यम से आपके शरीर में फॉस्फोरस प्रवेश करता है। तो कौन कौन सा है? फल, हरी सब्जियां, ठीक है। फल और हरी सब्जियों के अलावा आप बात कर सकते हैं सूखे मेवे, या केवल मेवे लिख देता हूं, ठीक है प्यारे बच्चों। ये प्रमुख प्रकार के स्रोत हैं जिनके माध्यम से हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व प्रवेश करते हैं। पोषक तत्वों में, यहाँ खनिज तत्वों में हमने सोडियम की बात की है, पोटेशियम की बात की है, कैल्शियम की बात की है, लौह तत्व की बात की है, आयोडीन की बात की है, और फॉस्फोरस की बात की है। अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व हमारे शरीर में, खनिज तत्व हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। खनिज तत्व जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं उनके प्राप्ति स्रोत क्या है, उन स्रोतों के बारे में हमने यहाँ चर्चा की है कि कौन कौन से स्रोतों से हमारे शरीर में निम्न प्रकार के खनिज तत्व प्रवेश करते हैं। बच्चों, यहाँ जानने वाली बात क्या है? यहाँ जानने वाली बात यह है कि हमारे शरीर में ये जो स्रोत जिनके माध्यम से हमारे शरीर में ये सभी प्रकार के खनिज तत्व प्रवेश करते हैं, यह खनिज तत्व हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करवाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्राप्ति स्रोतों में नाम है जो कहीं ना कहीं कॉमन है, तो आप उन कॉमन शब्दों को सभी प्रकार के पोषक तत्वों में काम में ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, दूध, हरी सब्जियां, फल, मांस, अंडा, सभी प्रकार के पोषक तत्वों में भी दूध और हरी सब्जियां, यहाँ पर भी दूध और हरी सब्जियां, यहाँ हरी सब्जियां, यहाँ आप समुद्री भोजन में भी यहाँ हरी सब्जियां, यहाँ भी आप हरी सब्जियां। तो हरी सब्जियों को तो आप सभी प्रकार के पोषक खनिज तत्व जो है हमारे पास में, उन सभी में काम में ले सकते हैं। कॉमन आपके लिए एक शब्द हो गया जो कहीं ना कहीं आपके काम में आ जाएगा। कॉमन शब्द का प्रयोग आप सभी स्थानों पर कर सकते हैं, हर एक बिंदु पर कर सकते हैं, इसलिए ये कॉमन आपके लिए काम में आ जाएगा। कॉमन आप इसको काम में ले सकते हैं, कहीं पर भी आप इसको काम में ले सकते हैं। तो ये सभी बिंदुओं पर या सभी खनिज तत्वों पर आपके काम में आ जाएगा। अब हमारे लिए एक नई बात ये आ जाती है कि किस प्रकार हम इन खनिज तत्वों से होने जो कार्य संपन्न होते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। खनिज तत्वों में सोडियम और पोटेशियम लगभग एक समान कार्य ही करते हैं। इसी प्रकार कैल्शियम और फास्फोरस लगभग एक समान ही कार्य करते हैं। लौह तत्व शरीर में रक्त बनाने का काम करता है। आयोडीन हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि को सामान्य रूप में क्रिया करने का कार्य करता है। तो देखिए, लौह तत्व जो है, इनसे स्टार्ट करता हूँ। लौह तत्व का काम क्या होता है? आयरन का काम क्या होता है? आपके शरीर में हीमोग्लोबिन यानी किसका निर्माण करना? Hb का निर्माण करना। हीमोग्लोबिन यानी Hb का निर्माण करता है, जो आपके शरीर में RBC यानी लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। तो अगर आपके शरीर में लौह तत्व की कमी हो जाए, भोजन के साथ ये कम प्रवेश करे, तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा,
आरबीसी का निर्माण भी नहीं होगा। अगर ये आ रहा है तो इसका निर्माण हो रहा है, और अगर ये नहीं आएगा तो निश्चित ही बात यह है कि आपके शरीर में रक्त की कमी होना शुरू हो जाएगी। तो क्या केवल रक्त की कमी तक ही सीमित है? नहीं, हमारे शरीर में हर एक क्रिया पारिस्थितिकी तंत्र के समान है, पर्यावरण के अनुरूप है। हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक चक्र के रूप में। अगर एक प्रभावित होता है, एक नष्ट होता है, एक समाप्त होता है, तो उसके साथ वो अन्य को भी प्रभावित करने का कार्य करता है। जैसे अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं आया तो हीमोग्लोबिन के कारण लौह तत्व नहीं आया तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो रक्त की कमी हो जाएगी। रक्त की कमी हो जाएगी तो रक्त से संबंधित जितने भी प्रकार के कार्य हैं, चाहे वो पचित पदार्थों का परिवहन हो, उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन हो, गैसों का परिवहन हो, जो जितने भी प्रकार के कार्य हैं वो इसके द्वारा संपन्न ही नहीं होंगे या कम होंगे। तो ऐसी स्थिति में या तो आपका शरीर जो है वो कमजोर होना शुरू हो जाएगा, एनीमिया जैसे यानी रक्त की कमी जैसे लक्षण आपके शरीर में दिखाई देने लगेंगे, और हो सकता है धीरे धीरे आपका शरीर रोगी भी हो जाए। आयोडीन की बात करूं, आयोडीन आपके शरीर में अनेक प्रकार के भोजन के स्रोतों के माध्यम से पहुंचता है। आयोडीन की कमी से आपके शरीर में जो है गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। सामान्य यहाँ जो आयोडीन है ये आपके शरीर में क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करने का काम करता है। थायरोक्सिन हार्मोन कहां से स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि के द्वारा। थायराइड ग्रंथि जिसको आउटू ग्रंथि भी कहा जाता है, आउटू ग्रंथि भी कहा जाता है, ये थायराइड ग्रंथि इसको आउटू ग्रंथि भी कहा जाता है, जिससे स्रावित होने वाला एक प्रकार का हार्मोन जिसको थायरोक्सिन हार्मोन कहा जाता है। यह थायरोक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में आयोडीन के कारण इसकी पूर्ति होती है, आयोडीन के कारण यह हमारे शरीर में निर्मित होता है। यदि आपके शरीर में आयोडीन नहीं पहुंच पाता है तो आपके शरीर में जो थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है वो स्रावित नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में ये होगा कि जब आयोडीन नहीं होगा तो आपके शरीर में ये जो गले के आसपास की जो ग्रंथि है जिसको थायराइड ग्रंथि कहा जाता है, ये फूलकर मटके के आकार की हो जाएगी। यहाँ आकार में बड़ी हो जाएगी, मटके के आकार की हो जाएगी, जिसके कारण आपके शरीर में आपका शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति को कहा जाता है गलगंड या घेंगा रोग, इसे गाइटर रोग भी कहा जाता है। शरीर की असंतुलनता बनी जाएगी, क्योंकि थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला जो हार्मोन है ये आपके शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य करता है, शरीर की लंबाई, शरीर के विकास की क्रिया को भी नियंत्रित करता है। तो कहीं ना कहीं आपके शरीर की लंबाई, चौड़ाई, आपके शरीर का विकास की क्रिया भी इसके कारण प्रभावित होगी। तो केवल एक खनिज तत्व के कारण आपके शरीर में एक भाग प्रभावित नहीं हो रहा है, ये अनेकों भागों को प्रभावित करता है। न केवल थायराइड ग्रंथि प्रभावित हो रही है, अपितु शरीर की लंबाई, चौड़ाई, शरीर के विकास की क्रिया भी इसके कारण प्रभावित हो रही है। अब बात करता हूं सोडियम और पोटेशियम की। दोनों के काम लगभग सेम है, इसलिए दोनों के कामों की बात भी मैं एक साथ ही कर लेता हूं। दोनों के काम जब सेम होते हैं ना तो दोनों की बात भी मैं एक साथ ही कर लेता हूं। दोनों के काम क्या है? सोडियम और पोटेशियम की बात की जाए तो दोनों ही प्रकार के खनिज तत्व मांसपेशियों के संकुचन का कार्य करते हैं, हृदय स्पंदन की दर को नियंत्रित करते हैं, और आपके शरीर में जो सूचनाओं का प्रवाह होता है विद्युत में, उसके नियंत्रण का कार्य भी करते हैं। न केवल मांसपेशियों के संकुचन का कार्य करते हैं, मांसपेशी संकुचन, हृदय स्पंदन का नियंत्रण का मतलब कंट्रोल नहीं करते कंप्लीटली, लेकिन यहां इनके द्वारा ये कार्य किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, विद्युत संचरण का नियंत्रण करते हैं। क्या क्या करते हैं?
मांसपेशी का संकुचन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? दो प्रकार के खनिज तत्व। कौन कौन से खनिज तत्व? एक पोटेशियम, एक सोडियम, दूसरा पोटेशियम। दोनों एक जैसा ही काम करते हैं। क्या क्या काम करते हैं? मांसपेशी संकुचन, हृदय स्पंदन का कंट्रोल करना, या शरीर में आपके जो हृदय स्पंदन की क्रिया है उसको कंट्रोल करना, शरीर में विद्युत संचरण की क्रिया को कंट्रोल करना, और तंत्रिका आवेग का संचरण करना। किसका? तंत्रिका आवेग का संचरण करना की क्रिया भी इनके द्वारा ही संपन्न होती है। किनके द्वारा संपन्न होती है? किनके द्वारा संपन्न होती है? दो प्रकार के अलग अलग जो हमारे पास खनिज तत्व हैं, पहला सोडियम और दूसरा पोटेशियम, ये दोनों ही प्रकार की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये दोनों मिलकर निम्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करते हैं। तो यदि इन दोनों प्रकार के खनिज तत्वों की कमी हो जाए तो आपके शरीर में निम्न प्रकार की क्रियाएं प्रभावित होगी। अब बात आती है कैल्शियम की। निश्चित तौर पर ही आप लोग जानते हैं कैल्शियम जो हमें दूध से प्राप्त होता है, हरी सब्जियों से प्राप्त होता है, मांस से प्राप्त होता है, अनेक प्रकार के जो स्रोतों से प्राप्त होता है। कैल्शियम हमारे शरीर में हड्डियों को मजबूत करने का कार्य करता है। किसके साथ मिलकर करता है? हम लोग जानते हैं कि विटामिन डी के साथ मिलकर यह हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। तो इसकी कमी से वही हड्डियों का मजबूत होने वाली कार्य नहीं होगा। अब बचा फोस्फोरस। फोस्फोरस क्या करता है? फोस्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों को मजबूत करता है। फोस्फोरस क्या करता है? कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों को क्या करता है भाई? मजबूत करता है, सुरक्षा देता है। तो हमारे शरीर में जो खनिज तत्व हैं सोडियम और पोटेशियम एक जैसा काम करते हैं। कैल्शियम और थोड़ा अंतर है, ऐसा नहीं है कि एकदम से ही बिल्कुल कंप्लीटली वही काम करते हैं, नहीं, थोड़ा सा अंतर है। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है और फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। लोह तत्व हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बनाता है। आयोडीन हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन जैसी क्रियाओं को क्लियर करवाता है, जिसके आधार पर हमारा शरीर जो है सामान्य रूप में निम्न प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करने का काम करता है। तो निम्न प्रकार का जो काम होता है यह हमारे शरीर में संपन्न होता है। तो निम्न प्रकार की क्रियाएं अब हमने पढ़ी है प्यारे बच्चों। अब इसको मैं हटा देता हूं। हटाने के बाद हम बात करते हैं मानव स्वास्थ्य की।